हेलो दोस्तों। बहुत से लोग किताबें पढ़कर और टीवी देखकर इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वही एडवाइस आपको गर्दन तक खींच भी सकती है। आज हम बताएंगे कौन सा इन्वेस्टिंग एडवाइस खतरनाक है और कैसे वही एडवाइस आपके रिटायरमेंट को चुरा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा खतरनाक शब्द पर जोर दिया जाता है, लेकिन ये बुक समरी हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की समझ देगी। उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। यही हमें लेखक इस बुक में बताना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा जिसकी माँ एक स्कूल में पढ़ाती है और पिता एक साधारण नौकरी करते हैं। एक बच्चा बचपन में ही अपने घर के पास की गली की दुकानों को, लोगों की खरीदारी की आदतों को और बिजनेस के छोटे छोटे पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू कर देता है। क्या कोई सोच सकता था कि यही बच्चा एक दिन वॉल स्ट्रीट का सबसे सफल निवेशक बनेगा? पीटर लिंच बताते हैं कि उनकी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। कोई अमीर परिवार नहीं किसी खास बिजनेस बैकग्राउंड का सहारा। वे बचपन से ही केडी का काम करते थे, यानी गोल्फ खेलने वालों का बैग उठाना। अब जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए यह सिर्फ काम नहीं था, बल्कि सीखने का दरवाजा था। वो अमीर लोगों के साथ चलता, उनके बीच की बातचीत सुनता, कौन सा बिजनेस अच्छा है, किस कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे, किसकी हालत खराब है। यही उसका पहला क्लासरूम था, उसकी रियल वर्ल्ड का फाइनेंशियल क्लासरूम। लिंच ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि कंपनी के बारे में जानकारी सिर्फ अखबारों या बड़े बड़े रिपोर्टर्स में नहीं होती, बल्कि आसपास की दुकानों, ग्राहकों के व्यवहार और नए प्रोडक्ट्स में छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले में अचानक कोई नई रेस्टोरेंट खुलता है। शुरुआत में भीड़ कम रहती है, पर कुछ महीनों में लाइन लंबी लगना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ खाना नहीं, एक ट्रेंड है जो आपको बताता है कि इस बिजनेस में दम है। पीटर लिंच का कहना है, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में पैटर्न्स पहचानने लगे तो आप वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट्स से पहले सही कंपनी पकड़ सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसे लगता था कि वो सिर्फ बोरिंग काम कर रहा है, वही बच्चा अमीर लोगों से बातें सुनकर भविष्य का सबसे बड़ा निवेशक बन रहा। यह हमें सिखाता है कि कभी भी अपने छोटे अनुभवों को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्या आपने कभी अपने शहर या मोहल्ले में ऐसा कोई बिजनेस देखा है जो धीरे धीरे बड़ा हुआ हो? जरा सोचें, अगर आप उसी समय उस कंपनी के शेयर में निवेश करते तो क्या होता? आज से एक आदत डालिए, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड या बढ़ता हुआ बिजनेस देखें तो खुद से पूछें, क्या ये आने वाले समय का बड़ा विजेता हो सकता है? अब सवाल है, अगर इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल है तो लोग इसे जटिल और खतरनाक क्यों मानते हैं? क्या सच में शेयर बाजार सिर्फ एक जुआ घर है, या फिर इसमें छिपा है असली वेल्थ का राज? इसका जवाब है अगले चैप्टर 2, वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरॉन्स। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही इंसान एक ही सांस में कहे, शेयर मार्केट को कोई नहीं समझ सकता, और उसी के 5 मिनट बाद बोले, इस साल सेंसेक्स इतना ऊपर जाएगा? यही है वॉल स्ट्रीट की दुनिया, जहां बातें सुनने में स्मार्ट लगती है पर असल में भरी पड़ी है विरोधाभासों से। लिंच बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स अक्सर ऐसी सलाह देते हैं जो खुद उनकी ही दूसरी बातों से टकरा जाती है। एक तरफ वो कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, लेकिन दूसरी तरफ सब एक ही हॉट स्टॉक के पीछे भाग पड़ते हैं। वो कहते हैं मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और फिर हर हफ्ते मार्केट फोरकास्ट रिपोर्ट निकालते हैं। वो बोलते हैं धैर्य जरूरी है, लेकिन
खुद हर अगले महीने पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं। असल में लिंच का कहना है कि वो सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिंग का असली फायदा सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही मिलता है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा कि कोई प्रोडक्ट, कोई दुकान या कोई कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, तो वही आपके लिए सबसे वैल्यूबल क्लू है। जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में अचानक एक नया आइसक्रीम पार्लर खुलता है। पहले पहले लोग कम आते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में वहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब एक्सपर्ट कहेंगे कस्टमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन आपको किसी फैंसी टर्म की जरूरत नहीं। आपके सामने है उस बिजनेस का ग्रोथ खड़ा है। यानी आपकी कॉमन सेंस आपको एक्सपर्ट से पहले ही हिंट दे रही है। क्या आपने कभी किसी एक्सपर्ट की सलाह मानी हो और बाद में रिग्रेट किया हो? सोचिए, अगर उसी वक्त आपने अपनी आंखों के सामने दिख रहे सिग्नल्स पर भरोसा किया होता तो नतीजा कैसा होता? आज से जब भी किसी एक्सपर्ट ट्रिप के बारे में सुने, एक काम कीजिए, खुद से पूछिए, क्या ये बातें मेरी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से मेल खाती है? अगर जवाब नहीं है तो ब्लाइंड फॉलो न करें। अब सवाल उठता है, अगर वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट इतना विरोध करते हैं तो क्या सच में शेयर बाजार सिर्फ एक जुआ है? क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई पक्का लॉजिक है? ये राज खुलेगा अगले चैप्टर 3, इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट? सोचिए, आपने किसी को कहते सुना, शेयर बाजार तो बस जुआ है, इसमें पैसा लगाना मतलब किस्मत पर दाव खेलना। क्या वाकई इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग एक ही चीज है? अगर हाँ, तो करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई क्यों इसमें लगाते हैं और क्यों इतना रिस्क लेते हैं? और अगर नहीं, तो फर्क आखिर है कहाँ? बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को लेकर डरते हैं। उन्हें लगता है यहाँ सब कुछ लक और चांस पर चलता है। वे कहते हैं आज पैसा लगा दो, कल डूब जाए। उनके दिमाग में कसिनो और शेयर मार्केट एक जैसे लगते हैं। पीटर लिंच कहते हैं यही सबसे बड़ी गलतफहमी। लोग इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग को एक ही तराजू में तोलते हैं। असल अंतर बहुत साफ है। गैम्बलिंग में आउटकम रैंडम है, वहां सुअवसर आपके खिलाफ है और लॉन्ग टर्म में आप हारते ही हारते हैं। जबकि इन्वेस्टिंग में आउटकम रिसर्च, पैशंस और सही कंपनी चुनाव पर डिपेंड करता है। गैम्बलिंग में आप सिर्फ गेस करते हो। इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस की ग्रोथ और अर्निंग पर भरोसा करते हो। लिंच समझाते हैं कि सही नजरिया रखने वाला इन्वेस्टर जुआ नहीं खेल रहा, वो एक ग्रोइंग बिजनेस का हिस्सा खरीद रहा है। मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ मेले में जाते हैं, वो आपको कहता है चलो इस स्टॉक पर पैसा फेंकते हैं, अगर 6 आया तो पैसा 2 गुना। ये है गैम्बलिंग, प्योर चांस पर निर्भर। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपके शहर में एक नया बेकरी खुला है जिसकी मिठाई की तारीफ हर जगह हो रही है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं, दुकान लगातार एक्सपेंड कर रही है। अगर आप उस बेकरी का शेयर खरीदते हैं तो ये गैम्बलिंग नहीं, ये है इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप ट्रेंड और रियल बिजनेस परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप स्टॉक मार्केट को चांस का खेल मानते हैं या इसे बिजनेस की तरह सोचते हैं? आज से जब भी कोई आपको कहे शेयर मार्केट जुआ है, तो खुद से ये चैलेंज लें कि आप उन्हें एक एग्जाम्पल देंगे, कैसे किसी एक रियल कंपनी की ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड्स किया। अब सवाल उठता है, अगर इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है तो क्या हर किसी को इसमें कूद जाना चाहिए? क्या हर व्यक्ति वाकई स्टॉक मार्केट में सफल हो सकता है या पहले खुद का सेल्फ टेस्ट लेना जरूरी है? ये जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 4, पासिंग द मिरर टेस्ट एंड इज दिस अ गुड मार्केट। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको खुद पर इतना भरोसा है
कि आप अपना पैसा सही जगह लगा सकते हैं। और अगर अभी शेयर बाजार अचानक नीचे गिर जाए तो क्या आप घबराएंगे या शांत रहेंगे? यही दो सवाल तय करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में सफल होंगे या नहीं। पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले सबसे बड़ा टेस्ट है मिरर टेस्ट, मतलब आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछ, क्या मेरे पास इतना धैर्य है कि मैं गिरावट में भी शेयर पकड़े रहूं? क्या मुझे शॉर्ट टर्म लॉस झेलने की कैपेसिटी है? क्या मैं रिसर्च और कॉमन सेंस लगाने के लिए तैयार हूँ? ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी पैनिक कर जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है, लोग हमेशा पूछते, क्या ये सही मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए? मार्केट ऊपर हो तो डर, बहुत महंगा है। मार्केट नीचे हो तो डर, और गिरेगा, यानी हर समय बहाना। लिंच का कहना है, मार्केट टाइमिंग करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी एक्सपर्ट सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली फोकस होना चाहिए अच्छी कंपनीज को ढूंढकर होल्ड करना, ना कि मार्केट की डेली हेडलाइन पर फोकस होना चाहिए। मिरर टेस्ट आपको तय करता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग बने रहें, और मार्केट टेस्ट ये सिखाता है कि एंट्री टाइम से ज़्यादा जरूरी है सही कंपनी चुनना और लंबे समय तक टिके रहना। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो हर दिन खुद से पूछता है, क्या सिलेबस आसान है या मुश्किल? इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा। असल काम है पढ़ना और प्रैक्टिस। उसी तरह इन्वेस्टर अगर हर दिन पूछे मार्केट अच्छा है या बुरा, तो उसका कोई फायदा नहीं। असल काम है अच्छी कंपनी चुनकर इन्वेस्ट करना। खुद से पूछिए, क्या आप मार्केट क्रैश में भी शांत रहकर अपने इन्वेस्टमेंट को पकड़े रह सकते हैं, या आप पैनिक में बेच देंगे? आज एक मिरर टेस्ट कीजिए। आईने में खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं पैसे की शॉर्ट टर्म गिरावट झेल सकता हूँ? क्या मेरे पास धैर्य है कि मैं 3 से 4 साल तक इंतजार कर सकूं? क्या मैं रिसर्च करने को तैयार हूँ? अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप। अब सवाल उठता है, अगर हम खुद को टेस्ट करके मार्केट के मैथ को समझ भी लें तो अगला स्टेप है स्टॉक्स चुनना। लेकिन कौन से स्टॉक्स और कैसे पहचानें कि कौन सा स्टॉक हमें 10 गुना रिटर्न दिला सकता है? ये खुलासा होगा अगले चैप्टर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टॉक ऐसा हो सकता है जो आपके पैसे को 10 गुना तक बढ़ा दे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सपना सा लगता है ना? लेकिन यही वो कंसेप्ट है जिसने पीटर लिंच को इन्वेस्टिंग की दुनिया का लेजेंड बना दिया। ज्यादातर इन्वेस्टर्स हमेशा छोटे छोटे रिटर्न्स के पीछे भागते। कोई सोचता है 15% मिल जाए तो जैकपॉट लग गया। कोई साल 2 साल में स्टॉक 2 गुना हो जाए तो खुश हो जाता। लेकिन लिंच कहते हैं कि असली गेम चेंज वो स्टॉक्स है जो 10 गुना ग्रोथ देते। समस्या ये है कि ऐसे स्टॉक्स को पहचानना आसान नहीं है। शुरुआत में वो अक्सर अननोटिस्ड रहते हैं। मीडिया और एक्सपर्ट्स उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और आम लोग शॉर्ट टर्म सोचकर उन्हें बेच देते। 10 बैगर को पकड़ने के लिए एक इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाए, अपने आसपास की दुनिया में ग्रोथ सिग्नल्स को देखे। एक इन्वेस्टर का पेशेंस होना बहुत जरूरी, क्योंकि 10 बैगर इन स्टॉक्स कई साल लगा सकते हैं। जिस कंपनी का इन्वेस्ट किया है या जिस स्टॉक को आपने चुना है, उस कंपनी के फाउंडेशन और फंडामेंटल पर विश्वास, कंपनी के विजन पर विश्वास रखें। लिंच का कहना है, आपको सिर्फ 1-2 10 बैगर पकड़ने हैं और वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को बदल देंगे। सोचिए, आपके शहर में एक छोटी सी मोबाइल शॉप खुली। शुरुआत में लोग कैजुअली जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही शॉप ब्रांड बन जाती और कुछ सालों बाद अपनी फ्रेंचाइजी खोल देती। अगर आपने उस बिजनेस में शुरुआत में भरोसा किया होता तो आज वो आपके लिए
10 बेगर साबित होता है। यानी 10 बेगर वो स्टॉक जो 10 गुना रिटर्न देता है। 10 बेगर हमेशा आपके नजदीक ग्राउंड रियलिटी में छुपा होता है, न कि सिर्फ टीवी। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस को लगातार ग्रो करते देखा है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने का मौका दबा दिया? आज एक छोटा चैलेंज लीजिए। अपने शहर, मार्केट में 3 ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विस नोट करें जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, अगर ये कंपनीज लिस्टेड होती है तो क्या ये आपके लिए पोटेंशियल 10 बेगर हो सकती है? लेकिन सवाल ये है, हर स्टॉक 10 बेगर नहीं बन सकता। तो आखिर स्टॉक की कैटेगरीज क्या होती है? कौन सा स्टॉक स्लो ग्रोथ करता है और कौन सा फास्ट ग्रोवर है और कौन सा स्टाल वर्ड, और इन कैटेगरीज को समझना क्यों जरूरी है, यही जानेंगे अगले चैप्टर 6, स्टॉक कैटेगरीज एंड द परफेक्ट। अगर मैं कहूँ कि हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता, कुछ स्टॉक घोंगे की तरह स्लो चलते हैं, कुछ चीते की तरह दौड़ते हैं और कुछ हाथी की तरह भारी भरकम। तो आप सोचेंगे, आखिर इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्टॉक सही है? यही राज खोलते हैं पीटर लिंच, स्टॉक कैटेगरीज और परफेक्ट स्टॉक की खोज। ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक्स को एक ही नजर से देखते हैं, कभी घोंगे की तरह चलने वाले स्टॉक पर फोकस करते हैं, तो कभी फेमस नेम्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टिंग स्मार्टली करने के लिए पहले समझना होगा कि हर स्टॉक की अपनी कैटेगरी होती है। लिंच ने स्टॉक को 6 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट, स्लो ग्रोथ, जिसमें बड़ी कंपनियां, स्टडी ग्रोथ लेकिन रिटर्न्स कम, जैसे पुराने उद्योग। सेकंड, स्टालवर्ट, इसमें वो स्ट्रॉन्ग कंपनियां शामिल हैं जिनकी मॉडरेट ग्रोथ होती है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थर्ड, फास्ट ग्रोथ, नई और इमेजिंग कंपनियां, सबसे बड़ी अपसाइड पोटेंशियल। फोर्थ, साइक्लिकल, जो इकोनॉमी पर डिपेंड, जैसे ऑटो, स्टील, बूम हुआ तो फायदा, मंदी में नुकसान। 5, टर्न अराउंड, प्रॉब्लम में फंसे कंपनीज जो कमबैक कर सकते। 6, एसेट प्लेस, ऐसी कंपनियां जिनकी हिडन एसेट्स उनकी असली इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है गलत कैटेगरी में गलत एक्सपेक्टेशन रखना। अब सवाल है, परफेक्ट स्टॉक कैसे दिखता? पीटर लिंच बताते हैं कि परफेक्ट ऐसी जगह से आता है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। सिंपल प्रोडक्ट बेचता है जिसे समझना आसान, उसके पास ग्रोथ का लंबा रनवे होता है और उसकी फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं। सोचिए, जैसे किसी छोटे शहर की अननोन कंपनी जिसने एक सिंपल प्रोडक्ट लॉन्च किया और धीरे धीरे नेशनल ब्रांड बनी। शुरुआत में लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन वही इन्वेस्टर को बना सकती है करोड़पति। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी स्टॉक से गलत एक्सपेक्टेशन, जैसे एक बड़ी स्टेबल कंपनी से फास्ट ग्रोथ चाहना या एक रिस्की स्टार्टअप से नियमित रिटर्न चाहना? आज अपनी वॉच लिस्ट में मौजूद 3 स्टॉक्स को कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कीजिए। कौन सा स्लो ग्रोथ है, कौन सा फास्ट ग्रो है और कौन सा साइकिल वाला है। देखिए, आपकी स्ट्रेटजी उनकी असली कैटेगरी से मैच करती है या नहीं। अब सवाल उठता है, इतनी कैटेगरीज समझने के बाद लिंच खुद इस तरह के स्टॉक्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और क्या उनकी पर्सनल पसंद हमें भी बेहतर रिटर्न दिला सकती है? ये खुलासा होगा अगले चैप्टर 7, स्टॉक आई लाइक बेस्ट। अगर आप पीटर लिंच से पूछें आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देंगे, बल्कि एक सिंपल जवाब देंगे। वो स्टॉक जो आम लोगों की नजरों से छुपे होते हैं लेकिन असल में सोने की खान बन सकते हैं। आइए जानते हैं लिंच किस तरह के स्टॉक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे फैंसी स्टॉक्स या हेडलाइन कंपनीज के पीछे भागते, बड़ी कंपनियों के नाम देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, पॉपुलैरिटी देखकर सोचते हैं कि यही सेफेस्ट
बेट है। लेकिन लिंच कहते हैं कि ऐसी कंपनियों में ग्रोथ की स्पेस कम बची होती। असल अपॉर्चुनिटी वहां छुपी होती है जहां लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। पीटर लिंच जिन स्टॉक को पसंद करते हैं उनकी खासियत है, फर्स्ट, सिंपल बिजनेस मॉडल। उन कंपनियों का प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होती है जो हर कोई समझ सके। सेकंड, इग्नोर्ड बाय वॉल स्ट्रीट, जिन्हें मीडिया और एनालिस्ट इग्नोर कर चुके होते हैं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी कभी छोटी है लेकिन बढ़ने की बहुत जगह है। फोर्थ, डेली लाइफ कनेक्शन, ऐसा बिजनेस जिसे आप खुद रोजमर्रा की जिंदगी में देख और समझ सकते। लिंच का गोल्डन पॉइंट, अगर आप किसी बिजनेस को चाइल्ड लेवल पर समझ नहीं सकते तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। मान लीजिए आपके शहर में एक छोटा सा शूज ब्रांड है। शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग उसे जानते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे लोग उसे बड़े ब्रांड्स को छोड़कर उसी को प्रेफर करने लगते। वॉल स्ट्रीट अभी उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन लोकल लेवल पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो ये स्टॉक आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। यानी लिंच कहते हैं कि परफेक्ट स्टॉक वही है जो आपके आसपास ग्रो हो रहा हो, पर पूरी दुनिया अभी उसे नजरअंदाज कर रही हो। खुद से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड है जिसे लोग पसंद तो करते हैं लेकिन मीडिया और एक्सपर्ट्स अभी उस पर बात नहीं कर रहे? आज एक काम कीजिए, अपने आसपास की 3 छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती कंपनीज या प्रोडक्ट नोट करें। सोचिए, अगर वो लिस्टेड हो तो क्या आप उनमें इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं? अब सवाल यह है, भले ही स्टॉक प्रॉमिसिंग लगे, पर आखिर असली ग्रोथ का आधार क्या है? कौन सी चीज किसी भी कंपनी को ऊपर उठाती है और इन्वेस्टर को रिवॉर्ड्स करती है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 8, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके शेयर प्राइस या पॉपुलैरिटी में नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज में छुपी है, अर्निंग्स, तो क्या आप मानेंगे? पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अर्निंग आपके लिए हार्ट बीट की तरह है। इन्वेस्टर अक्सर गलती करते हैं, वे सिर्फ कंपनी का ब्रांड नेम देखकर इन्वेस्ट करते हैं, कभी सिर्फ स्टॉक प्राइस मोमेंट देखकर डिसीजन लेते हैं, मीडिया की हाइप पर फंस जाते हैं। लेकिन लिंच समझाते हैं कि बिना अर्निंग्स को देखे किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट अधूरा और खतरनाक है। अर्निंग्स यानी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, यही वो इंजन है जो स्टॉक को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ाता है। अगर कंपनी की अर्निंग्स साल दर साल लगातार बढ़ रही है तो उसका शेयर प्राइस इवेंचुअली फ्लो करेगा। अगर अर्निंग्स गिर रही है तो शेयर प्राइस चाहे टेम्परेरी ऊपर जाए लेकिन अंत में गिर ही जाएगा। लिंच का कोर फॉर्मूला है कि अर्निंग ग्रोथ ही स्टॉक ग्रोथ दे सकता है। जितना तेजी से अर्निंग बढ़ेगी उतनी ही तेजी से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में एक छोटा रेस्टोरेंट है। पहले साल उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल 15 लाख का कमाया और तीसरे साल 22 लाख का प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हैं कि उसकी इनकम लगातार बढ़ रही है। अब अगर ये कंपनी लिस्टेड होती है तो क्या आप उसके शेयर्स का भाव ऊपर नहीं पाएंगे? यही अर्निंग्स का जादू है, सिंपल, लॉजिकल और पावरफुल। खुद से पूछिए, क्या आप अपने चुने हुए स्टॉक्स की अर्निंग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या सिर्फ न्यूज़ और टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं? आज एक काम कीजिए, अपने पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में से किसी एक कंपनी की पिछले 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ चार्ट देखिए, फिर खुद एनालाइज कीजिए कि क्या उसका शेयर प्राइस अर्निंग्स ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन अर्निंग देखना ही काफ़ी नहीं, इन्वेस्टर को यह भी आना चाहिए कि वो कंपनी का
पूरा एनालाइज सिर्फ कुछ मिनटों में कर पाए। यही सीक्रेट मिलेगा अगले चैप्टर 9, द 2 minute डील एंड गेटिंग द फैक्ट्स एंड फेमस नंबर्स। सोचिए, आपको कोई नया स्टॉक रिकमेंड करता है और कहता है ये कंपनी फ्यूचर का स्टार। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ 2 मिनट में डिसाइड कर सकते हैं कि ये सच में प्रॉमिसिंग है या सिर्फ हवा? पीटर लिंच कहते हैं हाँ, कर सकते हैं अगर आपके पास सही तरीका है। इन्वेस्टर्स की कॉमन गलती ये होती है कि वे बिना फैक्ट चेक किए सिर्फ टिप्स और अफवाहों पर इन्वेस्ट करना, या फिर इतनी भारी रिसर्च में उलझ जाना कि एक्शन ही नहीं ले पाते। ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा खतरनाक। लिंच का कहना है 2 मिनट डील सिंपल है। अगर आप किसी कंपनी को सिर्फ 2 मिनट में किसी को समझा नहीं सकते तो आपको खुद भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। इस डील में आपको बताना होगा कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा बनाती है और इसकी ग्रोथ का सोर्स क्या है और इस कंपनी का रिस्क कहाँ पर है। अगर आप साफ और सिंपल जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो स्टॉक आपके लिए नहीं है। लिंच कहते हैं स्टॉक चुनने से पहले बेसिक फैक्ट्स जरूर चेक करें। फर्स्ट, कंपनी की सेल्स और अर्निंग ग्रोथ हिस्ट्री कैसी है। सेकंड, डेब्ट लेवल कितना है। थर्ड, डिविडेंड देती है या नहीं। फोर्थ, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक रिपोर्ट्स और एनुअल स्टेटमेंट में आसानी से मिल जाता है। पीटर लिंच कुछ नंबर्स और रेशोज पर खास ध्यान देते हैं। फर्स्ट, पी रेशियो, स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सेकेंड, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कंपनी कर्ज में डूबी है या फाइनेंशियली स्टेबल है। थर्ड, ग्रोथ रेट और पीई का अंतर कितना है। ग्रोथ अगर पीई से ज़्यादा है तो स्टॉक अट्रैक्टिव है। फोर्थ, कैश फ्लो, असली पैसा आ रहा है या सिर्फ कागजी प्रॉफिट है। लिंच कहते हैं नंबर्स बोरिंग लग सकते हैं लेकिन यही आपके इन्वेस्टमेंट को बचाते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, बहुत हॉट स्टॉक है। आप सिंपल चेक करते हैं, पी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से 2 गुना है, अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट है और डेप्थ बहुत ज़्यादा है। क्या ये हेल्दी साइन है? बिल्कुल नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई चमकदार दिखने वाला मोबाइल जो दिखने में शानदार हो लेकिन बैटरी असली वैल्यू अंदर के नंबर से पता चलता। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों की बातों पर स्टॉक खरीदा है बिना फैक्ट और नंबर्स चेक किए? आज से हर स्टॉक आइडिया पर 2 मिनट डील अप्लाई कीजिए। किसी भी कंपनी के बारे में सिर्फ 2 मिनट में 4 सवालों का जवाब दीजिए। क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, ग्रोथ कहाँ से आएगी और रिस्क कहाँ है। अगर साफ जवाब नहीं मिलते तो उस स्टॉक को अवॉइड करें। अब सवाल उठता है, भले ही आपने 2 मिनट डील कर लिया, फैक्ट और नंबर्स चेक कर लिए, लेकिन इन्वेस्टिंग जर्नी यही खत्म नहीं होती। आपको टाइम पर स्टॉक की स्टोरी दोबारा चेक करनी पड़ती। यही सीक्रेट जानेंगे अगले चैप्टर 10, रीचेकिंग द स्टोरी। सोचिए, आपने एक प्रॉमिसिंग स्टॉक चुन लिया, उसमें पैसा लगा दिया और आराम से बैठ, लेकिन क्या स्टॉक स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है? पीटर लिंच कहते हैं असली काम तो इन्वेस्टमेंट के बाद शुरू, क्योंकि स्टॉक की कहानी हमेशा बदल सकती। बहुत से इन्वेस्टर यही गलती करते, एक बार स्टॉक खरीद लिया तो सालों तक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि अब ये फॉरएवर विनर रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बिजनेसेस की परिस्थितियां बदलती रहती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, मैनेजमेंट बदल सकती है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है। अगर आप स्टोरी रीचेक नहीं करेंगे तो स्टॉक जो कभी विनर था वो लूजर भी बन सकता है। लिंच कहते हैं कि हर स्टॉक के पीछे एक स्टोरी होती, ये क्यों ग्रो कर रहा है, ये किस स्ट्रेंथ की वजह से आगे बढ़ेगा और किस रिस्क की वजह से गिर सकता। इन्वेस्टर को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम उस स्टोरी को रीचेक करें। अगर ग्रोथ की वजह अभी भी
इंटैक्ट है तो उसे होल्ड करो। अगर स्टोरी टूट चुकी है तो उससे बाहर निकल। यही इन्वेस्टिंग का सबसे प्रैक्टिकल रूल है। मान लीजिए आपने एक स्मार्टफोन कंपनी में इन्वेस्ट, उसको स्टोरी थी अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी फोन्स बनाना। शुरुआत में उसने मार्केट कैप्चर कर लिया, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन ने बेटर टेक्नोलॉजी और चीपर प्राइस निकाल दिए। अब उसकी स्टोरी बदल गई। अगर आपने टाइम पर यह रीचेक किया होता तो आप लॉस से बच सकते। यानी हर स्टॉक एक मूव की तरह है, एक ऐसी मूवी शुरू में स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन बीच में ट्विस्ट आ सकता है। आपको डायरेक्टर की तरह स्टोरी पर नजर रखनी होगी। स्टॉक खरीदना अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। हर कुछ समय बाद कंपनी की स्टोरी दोबारा चेक करें, सही सवाल पूछें, क्या रीजन अभी भी वही है जिसकी वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था? अगर हाँ तो टिके रहो, अगर नहीं तो तुरंत बाहर निकल जाए। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी स्टॉक में सिर्फ इसलिए पैसा पकड़े रखा क्योंकि आपने उसे खरीदा, भले ही उसकी स्टोरी बदल चुकी? आज अपने पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक उठाइए और उसे लिखिए, मैंने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया था, क्या वो रीजन आज भी वैलिड है या नहीं। ये छोटा सा रीचेक आपको क्लैरिटी देगा। अब सवाल है, आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है लेकिन कितने स्टॉक्स होने चाहिए? क्या ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन सेफ है या कम स्टॉक्स पर फोकस करना बेहतर है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 11, डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो। सोचिए, आपके पास शानदार स्टॉक आइडियाज हैं और दोस्त कहता है भाई 50 स्टॉक्स लेकर रिस्क कम करो। दूसरा कहता है नहीं, बस 2 स्टॉक लो और कंसंट्रेशन रखो। तो आखिर सच्चाई क्या है? कितने स्टॉक्स होना बेस्ट है और पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए? इन्वेस्टर्स अक्सर पोर्टफोलियो में 2 एक्सट्रीम गलती करते हैं। फर्स्ट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, 50 से 60 स्टॉक पकड़ लेना जिनमें से आधे को प्रॉपर्ली ट्रैक भी नहीं कर पाते। सेकंड, ओवर कंसंट्रेशन, सिर्फ 1 से 2 स्टॉक पर दाव लगाना और अगर वो गिर गए तो सब कुछ खत्म। लिंच कहते हैं दोनों ही तरीके गलत है, सही पोर्टफोलियो बैलेंस जरूरी है। पीटर लिंच का अनुभव कहता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वे 8 से 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखें। इनमें डिफरेंट कैटेगरीज कवर होनी चाहिए, कुछ दिग्गज स्टॉक होने चाहिए, कुछ फास्ट ग्रोवर्स होने चाहिए और शायद 1-2 टर्न अराउंड होने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ नंबर बढ़ाने का खेल नहीं है बल्कि डिफरेंट बिजनेस टाइप में बैलेंस बनाने का तरीका है। लिंच कहते हैं कि सिर्फ उतने ही स्टॉक लो जितने आप उन्हें अच्छी तरह ट्रैक कर सके। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो 10 सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो हर सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते और पास हो जाएगा। लेकिन अगर 50 सब्जेक्ट्स ले ले तो किसी में भी मास्टरी नहीं कर पाएगा। उसी तरह पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स लेने से फोकस और मॉनिटरिंग दोनों बिगड़ जाते हैं। पोर्टफोलियो का सीक्रेट है क्वालिटी ओवर क्वालिटी। खुद से पूछिए, क्या आपके पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक्स हैं जितने आप कॉन्फिडेंटली ट्रैक कर सके, या सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए आपने ज़्यादा स्टॉक्स ले रखे हैं? आज अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिए, कितने स्टॉक्स हैं, क्या आप हर स्टॉक का बिजनेस और रीजन क्लियरली 2 मिनट्स में समझा सकते हैं? अगर नहीं तो शायद आपके पोर्टफोलियो को रिडिजाइन करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, भले ही पोर्टफोलियो बन गया लेकिन कब खरीदना है और कब बेचना सही है? क्या मार्केट टाइमिंग पॉसिबल है या सिर्फ एक मिथ? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 12, द बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल। अगर कोई आपसे पूछे शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए तो शायद यही इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी पहेली है। पीटर लिंच कहते हैं अगर आप सही कंपनी चुन लेते हो तो टाइम मार्केट नहीं, पेशेंस मार्केट का काम करता है। इन्वेस्टर्स अक्सर
फंस जाते हैं दो एक्सट्रीम में। फर्स्ट, मार्केट टाइमिंग का ट्रैप। लोग परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते रहते हैं और कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। सेकंड, फेयर और ग्रिड। डर के कारण जल्दी बेच देते या लोभ में बेवजह होल्ड करे हुए रहते हैं। नतीजा, या तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है या नुकसान उठाना पड़ता है। लिंच कहते हैं कि सही वक्त का राज सिंपल है। कब खरीदना है? जब आप कंपनी की ग्रोथ स्टोरी समझ चुके हो, जब स्टॉक टेम्परेरी डर या पैनिक में अंडर वैल्यूड हो, जब अर्निंग्स लगातार इम्प्रूव कर रही हो। कब बेचना है? जब कंपनी की स्टोरी टूट जाए, कंपनी का प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, मैनेजमेंट खराब हो जाए या अर्निंग लगातार गिर रही हो। जब आपने स्टॉक को गलत कैटेगरी में रख दिया और वो आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करता। जब वैल्यूएशन इतना हाई हो जाए कि ग्रोथ पोटेंशियल खत्म लगे। सीधा सा अर्थ है, मार्केट टाइमिंग भूल जाइए, बिजनेस टाइमिंग पर फोकस कीजिए। सोचिए, आपने एक फास्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस बूम करने लगता है। यही पेशेंस काम आता है। अब इमेजिन कीजिए कि मैनेजमेंट बदल जाती है, क्वालिटी गिर जाती है और लोग कंप्लेन करने लगते हैं। अब ये वही समय है जब आपको एग्जिट लेना है। यानी लिंच कहते हैं, बाय द स्टोरी, मॉनिटर द स्टोरी, और जब स्टोरी खत्म हो एग्जिट कर। खुद से पूछिए, क्या आप अपने स्टॉक को सिर्फ प्राइस देखकर बाय या सेल करते हैं, या बिजनेस की स्टोरी और फंडामेंटल देखकर डिसाइड करते हैं? आज अपने पोर्टफोलियो से एक स्टॉक चुनिए और लिखिए, मैंने इसे कब और क्यों खरीदा था। क्या वो कारण आज भी सही है? अगर हाँ तो होल्ड की, अगर नहीं तो बेचने पर विचार कीजिए। अब सवाल उठता है, भले ही आप सही टाइम पर बाय और सेल करना सीख गए हो, लेकिन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज क्या है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 13, द 12 silliest थिंग्स पीपल से अबाउट स्टॉक्स। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, ये स्टॉक इतना गिर गया है कि अब और नहीं गिरेगा, या फिर इतना ऊपर चला गया है कि अब और ऊपर नहीं जा सकता? पीटर लिंच कहते हैं, ऐसी 12 बातें हैं जो सुनने में स्मार्ट लगती है, लेकिन हकीकत में ये इन्वेस्टर को सीधे नुकसान की तरफ ले जाती है। इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट में मिथ्स और हेल्प टूल्स पर भरोसा करते हैं। ये बातें बार बार सुनने में आती हैं, लोग इन्हें लॉजिक मानकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बातें इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे डेंजरस गलतियां। लिंच बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सुनी जाने वाली 12 बेवकूफ भरी बातें कौन सी है। फर्स्ट, अगर ये इतना गिर गया तो अब और नहीं गिरेगा, और सच ये है कि स्टॉक 0 तक भी जा सकता है। सेकेंड, इतना ऊपर चला गया है कि अब और नहीं बढ़ सकता, और सच्चाई ये है कि ग्रोथ कंपनीज बार बार न्यू हाइट बना सकती। थर्ड, अगर ये गिरा तो मैं और खरीदूंगा, और सच्चाई ये है कि अक्सर ये नुकसान बढ़ाने का तरीका बन जाता। फोर्थ, मुझे बस ब्रेक इवन तक आना है, फिर बेच दूंगा, और सच ये है कि मार्केट आपकी साइकोलॉजी की परवाह नहीं करता। फिफ्थ, ये स्टॉक इतना सस्ता है, खरीद लो, और सच्चाई, सस्ता दिखने वाला हमेशा अंडर वैल्यूड नहीं होता। सिक्स, ये इतना महंगा है कि रिस्की, और सच ये है कि हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर हाई पी डिजर्व करते हैं। सेवन, अगर ये अच्छा कंपनी है तो अच्छा स्टॉक भी होगा, और सच ये है कि ग्रेट कंपनी भी बैड इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर वैल्यूएशन गलत हो। 8, मुझे एक्सपर्ट से टिप मिली, जरूर सही होगी, और सच है कि ब्लाइंड टिप्स अक्सर खतरनाक होती। 9, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो कंपनी फेल नहीं होगी, और सच ये है कि कई बार गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी भी फेल हो जाती है।
10 इतनी बड़ी कंपनी है, फेल नहीं हो सकती कि बड़ी कंपनियां भी गिर सकती है, जैसे इतिहास में कई कंपनियां गिर चुकी। 11 हर कोई इसे खरीद रहा है तो ये सेफ है। और सच ये है कि भीड़ का पीछा करना अक्सर नुकसान देता। 12 मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, मगर सच ये है कि मार्केट साइकिल में चलता। जरा सोचिए, आपके दोस्त ने कहा यह स्टॉक सस्ता हो गया है, 50% गिर चुका है, अब और कैसे गिरेगा? आप इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही महीनों में वो और 50% गिर जाता है। यही इन डेंजर्स मिथ्स की असली जो नुकसान से चुकानी पड़े। खुद से पूछिए, क्या आपने भी कभी किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए होल्ड किया है क्योंकि मुझे बस ब्रेक इवन चाहिए था? आज एक काम कीजिए, इन 12 स्टेटमेंट्स को अपने इन्वेस्टिंग नोटबुक में लिख लीजिए और हर बार इन्वेस्ट करने से पहले चेक कीजिए कि आप कहीं इनमें से किसी मिथ के जाल में तो नहीं फंस रहे। अब सवाल उठता है, अगर ये सब डेंजरस बातें हैं तो क्या स्टॉक मार्केट में और भी रिस्की चीजें हैं, जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर और शॉर्ट सेलिंग? यही जानेंगे अगले चैप्टर 14, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड शॉर्ट सेलिंग। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है ऑप्शंस और फ्यूचर्स से जल्दी पैसा बनता है, या फिर शॉर्ट सेलिंग सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है? पीटर लिंच कहते हैं, सुनने में रोमांचक लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये जाल है। इन्वेस्टर्स अक्सर शॉर्टकट की तलाश में रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर लेवरेज के जरिए हाई प्रॉफिट का शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से गिरते हुए स्टॉक से पैसा कमाने का लालच। लेकिन इनकी समस्या ये है कि रिस्क बहुत बड़ा होता है। लॉसेस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की बजाय ये आपको गैम्बलिंग जोन में धकेल देते हैं। लिंच का सिंपल रूल है, अगर आपका मकसद वेल्थ बढ़ाना है तो इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट से दूर रहो, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली फायदा बिजनेस ओनरशिप से आता है, न कि बैटिंग से। ऑप्शंस और फ्यूचर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के टूल है। शॉर्ट सेलिंग में आपको हर दिन मार्केट टाइमिंग करना पड़ता है। असली इन्वेस्टर का काम है पेशेंस और ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना। सोचिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, नॉर्मल बैटिंग करना आपको टाइम और धैर्य देता है रन्स बनाने की। ऑप्शन और फ्यूचर ऐसे रिस्की हेलीकॉप्टर शॉट है जिसमें या तो सिक्सर लगेगा या सीधा आउट। लिंच कहते हैं, स्मार्ट बैट्समैन हर गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट नहीं खेल। खुद से पूछिए, क्या आप इन्वेस्टिंग को बिजनेस ओनरशिप मानते हैं या सिर्फ बैटिंग गेम? आज एक छोटा चैलेंज लीजिए, अपने इन्वेस्टिंग नोटबुक में लिखिए, मैं वेल्थ बनाने के लिए कंपनीज का हिस्सा खरीदता हूं, गैम्बलिंग के लिए नहीं। अब सवाल है, अगर रिस्की शॉर्टकट से बचना चाहिए तो इन्वेस्टिंग की असली ताकत कहाँ है? जानेंगे अगले चैप्टर 15, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल एंड फाइनल चेकलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो शायद आप सोचें गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर कोई मैजिक। लेकिन पीटर लिंच का जवाब आपको चौंका देगा। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका अपना नॉलेज और आपकी प्रिपरेशन। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। कौन सा स्टॉक टिप ले लूं, किसी एक्सपर्ट का नाम फॉलो कर लूं। लेकिन लिंच कहते हैं कि अगर आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो कोई भी स्टॉक आपके लिए सेफ नहीं। पीटर लिंच के अनुसार सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद में, अपनी नॉलेज, अपने पेशेंस और रिसर्च की हैबिट डेवलप करना। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी होमवर्क करते हैं। प्रिपरेशन ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एमबीए की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस और प्रिपरेशन की जरूरत है। लिंच चैप्टर के अंत में एक फाइनल चेकलिस्ट देते ताकि इन्वेस्टर हर डिसीजन से पहले खुद को टेस्ट कर सके। फर्स्ट, क्या मैं
कंपनी का बिजनेस समझता हूँ? सेकंड, क्या मैं जानता हूँ कि ये पैसा कैसे कमाती है? थर्ड, अर्निंग और सेल्स ग्रोथ लगातार बनी हुई है या नहीं? फोर्थ, डेप्ट मैनेजेबल है या बहुत ज़्यादा है? 5, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी क्या है? 6, रिस्क फैक्टर क्या है और मैं उन्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ या नहीं? 7, क्या मैं इसे दूसरों को 2 मिनट में सिंपल शब्दों में समझा सकता हूँ या नहीं? अगर इन सवालों का जवाब पॉजिटिव है तभी इन्वेस्ट कर। मान लीजिए आप एक सिंगर हैं और स्टेज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो चाहे माइक कितना भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस की है, उसकी प्रिपरेशन की है, तो छोटा होल भी आपके लिए सक्सेस बन जाएगा। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माइक या होल नहीं, असली ताकत है आपकी प्रिपरेशन। खुद से पूछिए, क्या आप स्टॉक चुनने के लिए लिंच की तरह चेकलिस्ट फॉलो करते हैं या सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं? आज अपनी वॉच लिस्ट में से एक स्टॉक उठाइए और इन 7 पॉइंट चेकलिस्ट पर उसे टेस्ट कीजिए। अगर वो पास होता है तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए लायक है। दोस्तों, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं बल्कि कॉमन सेंस और पेशेंस का। अगर आप खुद को तैयार करते हो, गलत मिथ से बचते हो और बिजनेस को पार्टनर्स की तरह देखते हो, तो मार्केट आपको वो रिवॉर्ड्स देगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती। याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका पैसा नहीं बल्कि आपका माइंडसेट, और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाकर एक सफल इन्वेस्टर। ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।